हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। और देखो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जरा सोचिए, आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी है या जो हवा आप अभी सांस में ले रहे हैं, वो दरअसल लाखों साल पुराने मरे हुए पौधों और जानवरों का हिस्सा हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अरे हाँ, सुनने में थोड़ा ग्रॉस जरूर लगता है, पर यही तो नेचर का सबसे बड़ा मैजिक है। आज हम यही जानेंगे कि हमारा पर्यावरण किन चीजों से मिलकर बना है और सजीव यानी बायोटिक और निर्जीव यानी एबायोटिक हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं। बस कई तरह के पौधे और जानवर देखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये सब एक जैसे नहीं होते। अगले लाइन है, दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जगह और मौसम के हिसाब से ये पौधे और जानवर एक जैसे भी हो सकते हैं और बिल्कुल अलग-अलग भी। हाँ, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान का जानवर कश्मीर के जानवर से बिल्कुल अलग दिखेगा। फिर बुक कहती है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका आसान हिंदी में मतलब है कि सजीव चीजें जिनमें जान होती है वो कभी भी अकेले या अलग थलग नहीं रहती। एक अकेला पेड़ या जानवर किसी बंद कमरे या वैक्यूम में जिंदा नहीं रह सकता। सही कहा आपने। इसके बाद लिखा है, दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने आसपास की निर्जीव चीजों के साथ भी जुड़कर रहते हैं, जैसे हवा, पानी या मिट्टी। और जब वो लगातार ऐसे मिलजुल के रहते हैं तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। इसी के नतीजे में पौधे और जानवर दोनों ही अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अच्छा, तो अगर मैं नेचर को ध्यान से देखूं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज को हम सिर्फ दो ही कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो वो सजीव होगी या निर्जीव? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। बुक भी यही कहती है। We find that there are two types of objects in our surroundings. हम पाते हैं कि हमारे आसपास दो ही तरह की चीजें होती हैं। हाँ, पहली कैटेगरी है प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट्स। पौधे और जानवर, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, ये सभी जीवित हिस्से या सजीव घटक बनाते हैं। और बच्चों, साइंस की भाषा में इनका एक खास नाम है। They are also called the biotic components. इन्हें बायोटिक या जैविक घटक भी कहा जाता है। याद रखना, बायो का मतलब ही लाइफ या जीवन होता है। और बाकी बची हुई चीजों का क्या? एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर etc. आर नॉन लिविंग एंड आर ऑल्सो कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, तापमान, ये सब निर्जीव हैं और इन्हें अबायोटिक या अजैविक घटक कहा जाता है। बिल्कुल, आगे लिखा है, बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग components taken together constitute our environment. बायोटिक यानी सजीव और एबायोटिक यानी निर्जीव दोनों घटक जब एक साथ मिलते हैं तो वही मिलकर हमारा पूरा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बनाते हैं। Living organisms, i.e. all plants and animals, including humans, form the biotic environment. सभी सजीव जीव जैसे सारे पौधे, जानवर और हम इंसान मिलकर बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इस सजीव दुनिया में सबके अपने अलग-अलग रोल हैं। बुक में लिखा है, Let us try to understand its different components one by one. आइए अब इसके अलग-अलग हिस्सों को एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्लांट्स। यहाँ लिखा है 1. Plants producers. We all know that plants, like other organisms, need food. हम सभी जानते हैं कि दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी खाने की जरूरत होती है, लेकिन वो चलकर खाना ढूंढने तो जाते नहीं। हाँ, क्योंकि उनका खाना उनके अंदर ही बनता है। All green plants have the coloring matter called chlorophyll. सभी हरे पौधों में एक रंगीन पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। बच्चों, आप इसे उनकी पत्तियों में लगे छोटे-छोटे सोलर पैनल्स की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, सोलर पैनल वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अगली लाइन है, द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है वो धूप से निकलती ऊर्जा या एनर्जी को सोख लेता है। This energy is used to prepare food. और इसी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पौधे अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ धूप से तो खाना नहीं बनेगा ना, कुछ और भी तो चाहिए होगा। फॉर दिस
plants also use carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil. इसके लिए पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और मिट्टी से पानी और मिनरल्स यानी खनिज लेते हैं, और जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब जादू होता है। This process of preparing food by the plants is called photosynthesis. पौधों द्वारा अपना खाना खुद बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो यानी रोशनी और सिंथेसिस यानी मिलाकर कुछ नया बनाना। और बुक में इसका एक सिंपल सा इक्वेशन दिया है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, और उनके मिलने से बनता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बाहर आती है। आसान शब्दों में कहें तो पौधे धूप की आग पर हवा और पानी को पकाकर अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही कहा। The green plants which prepare their own food, glucose, are called producers or autotrophs. Auto equals self, troph equals food. जो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है इन टर्म्स को याद रखने की। ऑटो का मतलब होता है खुद और ट्रोफ का मतलब होता है खाना, तो जो अपना खाना खुद बनाए वो हुआ ऑटोट्रोफ। ये ट्रिक सच में बहुत काम आएगी। अब प्लांट्स ने तो खाना बना लिया, पर एनिमल्स का क्या? 2. Animals, consumers. Animals cannot prepare their own food. जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास वो हरे रंग का क्लोरोफिल नहीं होता। हाँ, इसीलिए बुक कहती है they have to depend on plants for their food. उन्हें अपने खाने के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। They are called consumers or heterotrophs. Hetero is equal to other, troph is equal to food. उन्हें कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता या हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है। यहाँ हेट्रो का मतलब है दूसरा और ट्रोफ का मतलब है खाना, यानी जो दूसरों से खाना ले। All animals feed on green plants either directly or indirectly. सभी जानवर सीधे तौर पर या घुमा फिराकर हरे पौधों को ही खाते हैं। Wait, डायरेक्टली तो समझ आता है कि पौधा खा लिया, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे? एक शेर थोड़ी ना घास खाता है। देखो, शेर घास नहीं खाता, लेकिन वो उस हिरण को खाता है जिसने घास खाई है। अगर घास नहीं होगी तो हिरण नहीं बचेगा और आखिर में शेर भी भूखा मर जाएगा। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवर सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे घास और चारा। They are called primary consumers or herbivores. इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी कहा जाता है। Animals like tiger and lion feed on these herbivores. बाघ और शेर जैसे जानवर इन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। In other words, they hunt and eat cattle, goat, etc. दूसरे शब्दों में वे गाय, बकरी आदि का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers or carnivores. ऐसे कंज्यूमर्स जो पौधों को इनडायरेक्टली खाते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स यानी मांसाहारी कहा जाता है। पर कुछ जानवर तो दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। There are some animals which feed on both producers as well as the primary consumers. कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों को खाते हैं। They are called omnivores. उन्हें omnivores यानी सर्वाहारी कहा जाता है। Animals like bears, pigs, etc. are omnivores. भालू, सुअर जैसे जानवर omnivores होते हैं। We human beings are also omnivores. हम इंसान भी omnivores ही होते हैं क्योंकि हम पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें जैसे सब्जियां भी खाते हैं और बहुत से लोग मीट भी खाते हैं। बिल्कुल। अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं जो आकार में सबसे छोटी है पर नेचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 3. Microorganisms, decomposers. In addition to producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के अलावा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो मरे हुए और सड़ते हुए पौधों और जानवरों से अपना खाना लेते हैं। ये सच में नेचर की रिसाइकलिंग मशीन्स हैं। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है। Decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. डीकम्पोजर्स मरे हुए और सड़ते हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर वापस मिनरल्स यानी खनिजों में बदल देते हैं। और इन मिनरल्स का होता क्या है?
These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. ये मिनरल्स मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से नए पौधों द्वारा उनकी बढ़त के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। इस प्रक्रिया को खनिजों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। लेकिन ये सफाई करता कौन है? Fungi and bacteria are the organisms that help in decomposition. Fungi यानी कवक और बैक्टीरिया वो जीव हैं जो इस सड़ने गलने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। These are so small that they cannot be seen with the naked eyes. ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना किसी माइक्रोस्कोप के सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, they are called microorganisms. इसीलिए इन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव कहा जाता है। वैसे कुछ बड़े जानवर भी यही सफाई का काम करते हैं। Animals and birds like jackals, crows, vultures and kites consume dead bodies of animals. कुछ जानवर और पक्षी जैसे सियार, कौवे, गिद्ध और चील जानवरों के मरे हुए शरीर को खाते हैं। This process helps in keeping the environment clean. इनके इस काम से हमारे पर्यावरण को साफ रखने में बहुत मदद मिलती है। They are called scavengers. इन्हें स्कैवेंजर्स यानी सफाई कर्मी कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हमारे नेचर के असली हीरोज हैं। अगर ये अपना काम ना करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा। बुक में उसके बारे में वार्निंग्स भी दी गई हैं। पहली वार्निंग, if dead organisms are not decomposed, their number will go on increasing and there will be no space left for the living organisms. अगर मरे हुए जीवों को डिकम्पोज नहीं किया गया तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और जिंदा जीवों के रहने के लिए धरती पर जगह ही नहीं बचेगी। ये तो सच में डरावना है। और दूसरी वार्निंग है, some bacteria present in air, water and soil can cause various diseases. हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियां भी फैला सकते हैं। अब जब हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं जो चीजों को सड़ाकर मिट्टी बना देते हैं, तो एक सवाल आता है, क्या दुनिया की सारी चीजें सड़ती हैं? There are certain materials that cannot be decomposed in nature. Now let us perform the following activity. प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली सड़गल के खत्म नहीं हो सकती। आइए इस एक्टिविटी से समझें। Take some pieces of a newspaper, a piece of cloth and a used plastic bag. Bury these in the soil. एक अखबार के कुछ टुकड़े, एक कपड़े का टुकड़ा और एक इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक बैग लीजिए। इन्हें मिट्टी में गाड़ दीजिए। After 1 month, dig up the soil and check for the 3 things. एक महीने के बाद मिट्टी खोदें और उन तीनों चीजों को चेक करें। What do you observe? The plastic bag shows no change and is in the same condition as when it was buried. आप क्या देखते हैं? प्लास्टिक बैग में कोई बदलाव नहीं दिखता और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसको मिट्टी में गाड़ा गया था। ये शॉक करने वाली बात है ना बच्चों? पेपर एंड क्लॉथ हैव चेंज्ड एंड आर पार्शियली डीकम्पोज्ड, जबकि दूसरी तरफ कागज और कपड़े में बदलाव आ गया है और वो आधे अधूरे सड़ चुके हैं। Why has this difference in these materials occurred? This is due to the difference in the action of decomposers on them. इन चीजों में ये फर्क आखिर आया क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई ने कागज और कपड़े को अपना खाना बना लिया, पर प्लास्टिक पर उनका कोई असर नहीं हुआ। We observe that paper and cloth are biodegradable materials. Bio is equal to living organisms, degradable is equal to decomposable. हमने देखा कि कागज और कपड़ा biodegradable चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें जो नेचर में आसानी से गल जाती हैं। These are materials which can be broken down into simpler substances by microorganisms. ये वो चीजें हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे और साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, i.e. it cannot be broken down into simpler substances by any microorganism. प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब इसे किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा सड़ाया नहीं जा सकता। Plastic and other such materials affect the environment adversely. प्लास्टिक और ऐसी ही दूसरी गलने ना वाली चीजें पर्यावरण पर बहुत बुरा असर डालती हैं। Their accumulation in the sewerage system leads to blocking of drains in our cities. सीवर यानी सुअर के नालों में इनके जमा होने से हमारे शहरों की नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। और अगर हम सोचें कि इन्हें जला दें तो क्या होगा? Burning of plastic materials adds to air pollution. प्लास्टिक की चीजों को जलाने से हवा में जहरीला प्रदूषण फैलता है। We should therefore convince our friends and relatives not to use plastic bags. इसलिए
हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को समझाना चाहिए कि वे प्लास्टिक बैग का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, सिर्फ डीकंपोजर्स पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है, हमें खुद भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। In some cities, a twin bin system has been introduced for the welfare of environment. आजकल पर्यावरण की भलाई के लिए कुछ शहरों में ट्विन बिन यानी 2 अलग-अलग डस्टबिन रखने का सिस्टम शुरू किया गया है। Blue dustbins and green dustbins are placed in the localities. मोहल्लों में नीले और हरे रंग के डस्टबिन रखे गए हैं। In the blue bins, non-biodegradable waste, plastic, aluminium foil, glass, batteries, etc. are disposed of. नीले डस्टबिन में वो कचरा डाला जाता है जो गलता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल, कांच, बैटरी आदि, कार्डबोर्ड etc. आर डिस्पोज्ड ऑफ। और हरे डस्टबिन में वो कचरा डाला जाता है जो नेचर में आसानी से सड़ गल सकता है, जैसे सब्जियों का कचरा, कागज, कपड़ा और गत्ता। हरा रंग नेचर का और ब्लू रंग ऐसी चीजों का जो इंसान ने बनाई है। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable wastes and dispose them in an environment-friendly way. हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम गलने वाले और न गलने वाले कचरे को अलग-अलग करें और उन्हें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ठिकाने लगाएं। बिल्कुल। और गलने वाले कचरे का क्या करें? The kitchen waste can be put in a pit dug in the garden, which is then covered with soil and dry leaves. रसोई के कचरे जैसे सब्जियों के छिलके को बगीचे में खोदे गए एक गड्ढे में डाला जा सकता है, जिसे फिर मिट्टी और सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। This waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets converted into useful compost. गड्ढे में मौजूद इस कचरे पर बैक्टीरिया काम करते हैं और उस कचरे को एक बहुत उपयोगी कॉम्पोस्ट यानी खाद में बदल देते हैं। This compost can be used for growing healthy plants in fields and gardens. इस खाद का इस्तेमाल खेतों और बगीचों में मजबूत और स्वस्थ पौधे उगाने के लिए किया जा सकता है। और बच्चों, इस खाद बनाने की स्पीड को तेज करने का एक जबरदस्त तरीका भी है। In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms can be mixed with the kitchen waste. खाद बनने की इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए रसोई के कचरे में केंचुओं की एक खास प्रजाति मिलाई जा सकती है, जिन्हें redworms यानी लाल केंचुए कहते हैं। They convert it into compost very fast. ये केंचुए उस कचरे को खाकर बहुत तेजी से खाद में बदल देते हैं। The process of forming compost with the help of various worms, usually redworms, whiteworms, and other earthworms, is known as vermicomposting. Redworms, whiteworms और दूसरे केंचुओं की मदद से खाद बनाने की इस टेक्निक को वर्मीकॉम्पोस्टिंग कहा जाता है। Vermicompost is an excellent, nutrient-rich organic fertilizer and soil conditioner. ये जो वर्मी कॉम्पोस्ट होती है, ये एक बहुत ही शानदार पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद है जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। तो बच्चों, अब तक हमने सारी लिविंग चीजों के बारे में पढ़ा, पर इनके जिंदा रहने की स्टेज तैयार करती हैं एबायोटिक चीजें। Abiotic components include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance, and reproduction of living components and can interact with each other. एबायोटिक घटकों में वो भौतिक स्थितियां और निर्जीव चीजें शामिल होती हैं जो सजीवों के बढ़ने, उनके बचने और रिप्रोडक्शन पर असर डालती हैं। हाँ, और ये आपस में भी इंटरैक्ट करती हैं। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स एक्सेट्रा are all examples of non-living और abiotic components. पानी, हवा, रोशनी, तापमान, मिट्टी और चट्टानें आदि सभी निर्जीव या abiotic चीजों के उदाहरण हैं। These non-living components form the physical or abiotic environment in nature. Let us study about them in detail. ये निर्जीव चीजें प्रकृति में physical या abiotic environment बनाती हैं। आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है पानी। Water is essential for the survival and growth of all living organisms. सभी सजीवों के जिंदा रहने और बढ़ने के लिए पानी बहुत जरूरी है। बिना पानी के जीवन हो ही नहीं सकता। It is needed and used for drinking, bathing, cooking, etc. पानी पीने, नहाने और खाना पकाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। Animals and plants cannot survive without water. जानवर और पौधे पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उनके सेल्स पानी से ही तो बने होते हैं ना। It is used for irrigation of crops. इसका इस्तेमाल फसलों की सिंचाई यानी खेतों में पानी देने के लिए भी किया जाता है। Humans,
And other animals need water for different activities of their life. हम इंसानों और दूसरे जानवरों को अपनी जिंदगी के अलग-अलग कामों के लिए पानी चाहिए। Try to think and list the various activities for which we use water. आप सभी थोड़ा सोचिए और उन कामों की एक लिस्ट बनाइए जिनके लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं। अब जब पानी इतना जरूरी है तो उसको बचाना भी तो पड़ेगा ना। Rainwater harvesting is a way to collect rainwater when it rains. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश होने पर उस बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक बेहतरीन तरीका है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर। बारिश के पानी को जमीन के ऊपर किसी टैंक में या जमीन के नीचे स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसे बाद में इस्तेमाल में लाया जा सके। दिस हैपेंस नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। गांव के खुले इलाकों में जहां मिट्टी होती है वहां ऐसा नेचुरल तरीके से खुद ही हो जाता है। मिट्टी पानी सोख लेती है। However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rainwater. हालांकि भीड़भाड़ वाले बड़े शहरों में जहां जमीन पक्की सड़कों और बिल्डिंग से ढकी है, हमें बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक अलग तरीका बनाना पड़ता है। Rooftop rainwater harvesting is one of such methods. छत के ऊपर बारिश का पानी जमा करना, यानी रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ऐसा ही एक तरीका है। Here, rainwater can be collected at the rooftop terrace of houses. इसमें बारिश का पानी घरों की छत पर इकट्ठा किया जा सकता है। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स। पाइप लगाकर इस पानी को छत से बड़े टैंकों, गड्ढों या छोटे कुओं में भेजा जा सकता है। Since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification. क्योंकि छत और पाइप से आने वाले इस पानी के गंदे होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए इसको साफ करने के बाद ही घर के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। Rainwater harvesting can supplement the requirement of water in cities and raise the subsoil water level. बारिश के पानी को जमा करने से शहरों में पानी की कमी दूर हो सकती है और जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ सकता है। This can help in maintaining and increasing greenery in urban areas. इससे शहरी इलाकों में हरियाली को बचाए रखने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर हमने ये पानी वेस्ट कर दिया तो If rainwater is not collected, it flows down to the rivers situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. अगर हम बारिश का पानी जमा नहीं करते तो ये नालियों के रास्ते होते हुए दूर नदियों में बह जाता है और हमारे तुरंत काम में नहीं आता। The rainwater that falls on the roads or concrete areas goes into the drains. जो पानी पक्की सड़कों या कंक्रीट पर गिरता है वो सीधा नालियों में चला जाता है। The rainwater that falls on the untreated ground seeps into the ground, recharging the groundwater. लेकिन जो पानी कच्ची जमीन या मिट्टी पर गिरता है वो रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और हमारे ग्राउंड वाटर को वापस रिचार्ज कर देता है। Innovative water collection methods need to be used in different areas to collect and use rainwater. अलग-अलग जगहों पर बारिश के पानी को जमा करने और उसे इस्तेमाल में लाने के लिए नए और थोड़े समझदारी भरे तरीकों की जरूरत है। अब पानी के बाद दूसरी लाइफ सेविंग एबायोटिक चीज है हवा। We know that all living organisms need air for their survival. हम जानते हैं कि सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। Air is a mixture of several gases. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are the important gases present in air. हवा असल में कई तरह की गैसों का एक मिक्सचर है, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इम्पोर्टेंट गैसें हैं। Plants and animals use oxygen for respiration. पौधे और जानवर सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, वेरी मेनी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड डस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। इन तीनों इंपॉर्टेंट गैसों के अलावा हवा में बहुत थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसें, हजारों बैक्टीरिया, वायरस और धूल यानी डस्ट के कण भी मौजूद होते हैं। Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary to sustain life. इसीलिए क्लीन एयर हमारी सेहत के लिए जरूरी है क्योंकि ये हमें वो ऑक्सीजन देती है जो जीवन के लिए सबसे बेसिक जरूरत है। Abiotic element number 3 है light. Natural light is provided to us by the sun during the day and by the moon during the night. हमें नेचुरल रोशनी दिन के समय सूरज से और रात के समय चांद से मिलती है। The moon, as you know, only reflects the sun's light. पर ध्यान रहे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं,
चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वह सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। Hence, sun is the ultimate source of natural light. इसीलिए अगर देखा जाए तो सूरज ही इस प्राकृतिक रोशनी का सबसे मुख्य सोर्स है। This natural light is used by the plants to grow and to prepare their food. और पौधे इसी नेचुरल रोशनी का इस्तेमाल अपनी बढ़त के लिए और अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। Life on Earth is dependent on sunlight. धरती पर पूरा का पूरा जीवन सूरज की रोशनी पर ही निर्भर है। Plants use sunlight and prepare their own food by photosynthesis. पौधे सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। Light penetrates into the forests as well as into the water bodies. रोशनी सिर्फ खुले मैदानों तक नहीं, बल्कि घने जंगलों के अंदर और समंदर या झीलों में पानी की गहराई में भी घुस जाती है। Aquatic plants use sunlight for photosynthesis, just like the other plants. और इसलिए पानी के अंदर रहने वाले एक्वाटिक पौधे भी बाकी पौधों की ही तरह खाना बनाने के लिए धूप का इस्तेमाल करते हैं। पर पानी रोशनी को थोड़ा ब्लॉक तो करता ही होगा। However, the amount of light reaching these plants decreases with an increase in the depth of water. जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, इन पौधों तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा वैसे वैसे कम होती जाती है। That is why very few plants are able to survive in deep waters. यही वजह है कि समंदर के बहुत गहरे पानी में गिनती के ही पौधे जिंदा रह पाते हैं, जहां अंधेरा होता है। क्या आप बच्चों ने मॉर्निंग ग्लोरी नाम का पौधा देखा है, जिसे इपोमियोया भी कहते हैं? Its flowers bloom out at sunrise, यानी कि मॉर्निंग, and close down after sunset. इसके फूल सूरज निकलने पर खिल जाते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। Similarly, in some plants the leaves open during the day and close during the night. इसी तरह कुछ पौधों में पत्तियां दिन के समय खुलती हैं और रात के अंधेरे में सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। एक और बड़ा मशहूर उदाहरण है, The sunflower always faces the sun. सूरजमुखी का फूल हमेशा उसी तरफ मुड़ता है जहां सूरज होता है। In the morning it faces the east. In the evening it turns towards the west. सुबह के समय इसका चेहरा पूरब की ओर होता है और शाम आते आते ये घूमकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। Animals also show variations in their behavior with the amount of light available to them. जानवरों के आचार व्यवहार में भी रोशनी के हिसाब से काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। Most of the animals are active during the day, when there is light. ज्यादातर जानवर दिन के वक्त एक्टिव रहते हैं, जब रोशनी होती है। Some animals, like rats, cockroaches, and owls, are active during night. जबकि कुछ जानवर जैसे चूहे, कॉकरोच और उल्लू रात में जब अंधेरा होता है तब बाहर निकलते हैं। इन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं। अब बायोटिक लिस्ट में अगला नंबर है टेम्परेचर का। The temperature at a place is indicative of the degree of hotness or coldness of that place. किसी जगह का टेम्परेचर यानी तापमान हमें ये बताता है कि वो जगह कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। It can be measured by a device called the thermometer. तापमान को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे थर्मोमीटर कहते हैं। The degree of hotness varies from place to place. गर्मी का दर्जा या लेवल हर जगह का अलग-अलग होता है। Temperature affects activities of living organisms. Temperature सजीवों की फिजिकल एक्टिविटीज पर असर डालता है। हम भी गर्मी में जल्दी थक जाते हैं ना। हाँ, और बुक कहती है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो तय करता है कि धरती पर कौन सा पौधा या जानवर किस इलाके में पाया जाएगा। Each organism has its own tolerance range for temperature. हर सजीव जीव की गर्मी या सर्दी सहने की अपनी एक कैपेसिटी या रेंज होती है जिसके बाहर वो जिंदा नहीं रह सकते। Most plants and animals grow in warm places, but some need a cold climate. ज्यादातर पौधे और जानवर गर्म जगहों पर अच्छे से बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को ठंडे मौसम की ही जरूरत होती है। देखो बच्चों, इसका एक मजेदार एग्जाम्पल देता हूँ। Cows can tolerate the hot weather better than buffaloes. गायें भैंसों के मुकाबले गर्म मौसम को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल सकती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भैंसों को गायों से ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? इसका साइंस बुक की अगली लाइन में समझाया गया है। We often see buffaloes cooling themselves in ponds during summer. हम अक्सर गर्मियों में भैंसों को तालाबों में खुद को ठंडा करते हुए देखते हैं। This is because buffaloes are black in color and do not have efficient sweat glands. ऐसा इसलिए है क्योंकि भैंसों का रंग काला होता है जो हीट को सोखता है, और सबसे बड़ी बात उनमें पसीने की ग्रंथियां
यानी स्वेट ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करती, यानी उन्हें पसीना ठीक से नहीं आता। Hence, they feel the heat more and need to cool themselves by remaining in water. इसीलिए उन्हें गर्मी ज्यादा महसूस होती है और खुद को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उन्हें पानी में रहना पड़ता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरा जानवर है। On the other hand, camels can tolerate even the extreme heat of the deserts. दूसरी तरफ ऊंट रेगिस्तान की भयंकर गर्मी को भी आराम से झेल सकते हैं। They have no sweat glands. उनके अंदर पसीने की ग्रंथियां होती ही नहीं हैं, This helps in reducing the loss of water from their body. क्योंकि उन्हें पसीना नहीं आता, इसलिए उनके शरीर से पानी इवेपोरेट होकर वेस्ट नहीं होता। They can live without water for many days. यही उन्हें बिना पानी पिए कई दिनों तक रेगिस्तान में जिंदा रखता है। Polar bears and penguins are found only in cold regions. Tigers and elephants are found in warm regions. बर्फ में रहने वाले पोलर बेयर्स और पेंगुइन सिर्फ ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, जबकि बाघ और हाथी गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। और अब आते हैं हमारी अबायोटिक लिस्ट के आखिरी नाम पर, जो है मिट्टी। Soil is another important abiotic factor of our environment. मिट्टी हमारे पर्यावरण का एक और बड़ा important abiotic factor है। Most of the plants cannot grow without soil. ज्यादातर पौधे मिट्टी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते और उग नहीं सकते। Soil provides water and minerals to the plants, which are important for their growth. ये मिट्टी ही तो है जो पौधों की जड़ों को पानी और जरूरी मिनरल्स देती है जो उनके बढ़ने के लिए जरूरी हैं। It also provides a home to organisms that live in soil. साथ ही ये मिट्टी उन करोड़ों जीवों को घर भी देती है जो मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहते हैं। अब बच्चों, जब हमने एनवायरनमेंट के सजीव और निर्जीव दोनों हिस्सों को ठीक से समझ लिया है, तो फाइनली इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि ये दोनों मिलकर नेचर का इंजन कैसे चलाते हैं। Plants and animals are interdependent in their food relationships. खाने की जरूरतों के लिए पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। There are animals that feed on plants. दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं जो डायरेक्ट पौधों को खाते हैं। Many of such animals are eaten by other animals, which in turn are eaten by some other animals. इनमें से बहुत से जानवरों को कोई दूसरा जानवर खा जाता है, जिससे आगे चलकर कोई बड़ा जानवर शिकार बना लेता है। ये जिसे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास यानी प्रोड्यूसर, डियर यानी प्राइमरी कंज्यूमर और लायन यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। एक उदाहरण लेते हैं। घास एक प्रोड्यूसर है, उसे हिरन खाता है जो प्राइमरी कंज्यूमर है, और उसी हिरन को शेर खाकर सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। क्योंकि ये जमीन पर हो रहा है, इसलिए ये जमीनी यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक उदाहरण है। When such a chain exists between aquatic plants and animals, it makes up an aquatic food chain. और जब यही खाने की चेन पानी के अंदर रहने वाले पौधों और मछलियों के बीच बनती है, तो हम उसे एक्वाटिक फूड चेन कहते हैं। फूड चेन के अलावा एक और साइकिल है बच्चों, द मिनरल साइकिल। द मिनरल साइकिल, there is a relationship between the biotic and abiotic components of our environment. The mineral cycle यानी खनिज चक्र हमारे पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। The abiotic substances supply nutrients to the producers. निर्जीव चीजें जैसे मिट्टी पौधों को जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स देती हैं। The producers prepare food for the consumers. और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके पौधे कंज्यूमर्स के लिए खाना पकाते हैं। Both producers and consumers after their death are broken down into simpler substances by decomposers. चाहे प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर, दोनों के मरने के बाद डिकम्पोजर्स आकर उनके शरीर को तोड़कर दोबारा साधारण तत्वों में बदल देते हैं। The nutrients return to soil, air and water. उस सफाई का असर ये होता है कि वो सारे पोषक तत्व लौटकर वापस मिट्टी, हवा और पानी में मिल जाते हैं। These nutrients are again used by the producers. और फिर से इन पोषक तत्वों को मिट्टी से नए पौधे उपयोग में ले आते हैं। The whole cycle is thus repeated continuously. इस तरह से ये पूरा चक्र यानी साइकिल कभी रुके बिना लगातार खुद को दोहराती रहती है। The cycling of materials through biotic and abiotic components is called the mineral cycle. सजीव और निर्जीव हिस्सों से गुजरते हुए मटेरियल्स के इस तरह घूमते रहने को मिनरल साइकिल कहा जाता है। बच्चों, एनवायरनमेंट एक बड़ी सी बाइसिकल जैसा है। कोई भी पुर्जा निकल गया तो चेन उतर जाएगी। सही कहा। और गैसेस का भी एक परफेक्ट बैलेंस इस इंजन को चलाता है।
During the process of respiration, both plants and animals take in oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide back into the atmosphere. सांस लेने की प्रक्रिया में पौधे और जानवर दोनों ही लगातार हवा से ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में छोड़ते हैं। Carbon dioxide also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes place. सिर्फ सांस लेने से नहीं, जब हम लकड़ी, कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तब भी हवा में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। This increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. इन सब की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डेंजरस हद तक बढ़ जाता है। Plants use up carbon dioxide and give out oxygen during the process of photosynthesis. लेकिन इसी बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में खाना बनाने के लिए सोख लेते हैं और बदले में साफ ऑक्सीजन वापस हवा में भेज देते हैं। Thus, a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. इस तरह पौधों और जानवरों के इस लेनदेन से हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक शानदार बैलेंस बना रहता है। We thus realize that in our environment, its living and non-living components keep on interacting with one another. इसलिए चैप्टर के एंड में आकर हम ये समझते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में सजीव और निर्जीव दोनों ही हिस्से अकेले नहीं बल्कि लगातार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। दिस मेक्स आवर एनवायरनमेंट अ डायनामिक सिस्टम। उनका ये एक दूसरे पर डिपेंड होना ही हमारे पर्यावरण को एक डायनामिक सिस्टम बनाता है, यानी एक ऐसी मशीन जो हमेशा चलती और बदलती रहती है। Awesome students! आपने पूरा चैप्टर 1 बिना कुछ स्किप किए ठीक से समझ लिया है। क्लास खत्म करने से पहले हम जल्दी से बुक के पीछे दिए गए मेन कीवर्ड्स की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। पहला कीवर्ड है बायोडिग्रेडेबल। Substances that can be broken down into simpler substances by microorganisms. ऐसी चीजें जिन्हें सूक्ष्म जीव नेचुरल तरीके से सड़ाकर मिट्टी में वापस मिला सकते हैं, जैसे कागज या कपड़ा। दूसरा, consumers. Animals that do not make their own food and are dependent on producers. वो जानवर जो खुद खाना बना नहीं सकते और जिंदा रहने के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। तीसरा, decomposers. Organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना मरे हुए और सड़ते हुए पौधों और जानवरों से निकालते हैं, हमारे नेचर के सफाई कर्मी। चौथा, food chain. A series of organisms interrelated sequentially via their food. One organism gets eaten by another, which in turn gets eaten by yet another and so on. जीवों की एक ऐसी कड़ी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है और उस दूसरे को तीसरा खाता है। पांचवा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू स्मॉल टू बी सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। ऐसे सजीव जीव जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। और आखिरी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। Substances that cannot be broken down into simpler substances by microorganisms. ऐसी आर्टिफिशियल चीजें जैसे कि प्लास्टिक जिसको ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स सड़ाकर खत्म नहीं कर सकते। शाबाश क्लास, आज आपने अपने आसपास के नेचर को सच में गहराई से महसूस किया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। बिल्कुल। और क्लास बंद करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के दिमाग के लिए एक छोटा सा सवाल। बुक पढ़ ली, अब जरा थोड़ा सोचिए। अगर इस दुनिया से सारे डीकम्पोजर्स यानी ये छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स अचानक कल सुबह गायब हो जाएं, तो अगले 100 सालों में हमारी धरती आखिर कैसी दिखेगी? क्या सच में हमारे पास चलने की कोई जगह बचेगी या हम सिर्फ कचरे और मुर्दा जिस्मों के पहाड़ के नीचे होंगे? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते रहिए और साइंस को मजे से पढ़ते रहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।